चलो वैसे हमने एक प्रोड्यूसर थ्योरी शुरू की हुई है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर शुरू किया हुआ है। इसमें फर्स्ट चैप्टर आता है, एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करनी होती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस इनपुट्स, जिसमें वेरिएबल और फिक्स फैक्टर को उसने यूज किया। इन द सेकेंड चैप्टर उन फैक्टर्स पे हमने कितना खर्चा किया है जिसकी वजह से हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, हमने वो चैप्टर किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें 3 तरह के कंसेप्ट किए हमने, टोटल, मार्जिनल, एवरेज, और टोटल में फिर फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट है। अब एक प्रोड्यूसर ने गुड को बना लिया है, खर्चा कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब वो उसको मार्केट में बेचने जाएगा। The concept of revenue is a chapter which is related with the sale receipts of a firm. एक प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करके उसे मार्केट में बेचकर कितना पैसा कमाया, टोटल, दिस इज नॉट अ प्रॉफिट कंसेप्ट, दिस इज अ टोटल रिसिप्ट कंसेप्ट। रेवेन्यू मीन्स द सेल रिसिप्ट ऑफ द फर्म। एक फर्म ने टोटल कितना मनी अर्न किया है बाय सेलिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इज अ टोटल रेवेन्यू और अ रेवेन्यू कंसेप्ट। ये डेफिनेशन होगी। आगे सेम कंसेप्ट, टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज, द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। The first concept is the total revenue. Total revenue is same as the revenue. It is the total money which a firm receives by selling a given level of a commodity. The amount received by selling a given level of output. अगर एक कमोडिटी की प्राइस जो है वो 10 रुपीज पर यूनिट है एंड अ सेलर सेल्स 5 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी, व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू? If the price of a commodity is 10 rupees per unit और वो कमोडिटी की 5 यूनिट्स को बेचता है तो कितना टोटल पैसा कमाया? 50 रुपीज। कैसे निकाला? PR is P multiplied by output sold। यही है ना, 5 लीटर 10 के हिसाब से P into Q किया, that is 50 rupees। This is the total revenue of a firm by selling a given level of output। ठीक है, this PR will increase, या तो प्राइस बढ़ जाए या क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज हो जाए। ठीक है, दिस इज द टोटल कंसेप्ट। नाउ सेकंड इज द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज इज पर यूनिट, तो एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू ऑफ अ फर्म। और कैसे निकालते हैं हम? टोटल को आउटपुट सोल्ड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऑन एन एवरेज हर एक यूनिट आपको कितना अर्न करवा रही है। नाउ व्हाट इज पीआर? पीआर इज पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी इंटू क्यू अपॉन क्यू लिख सकते हैं, और क्यू से क्यू कैंसिल हुआ तो क्या रह गया? प्राइस। यानी कि प्राइस को हम एवरेज रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है, विच कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड प्राइस? एवरेज रेवेन्यू। अगर आया व्हाई? बिकॉज AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q, P इंटू Q अपॉन Q, Q से Q कैंसिल, P आ गया। दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। थर्ड आता है मार्जिनल। Marginal means additional. So marginal revenue means additional revenue per unit sold. No, per unit बिल्कुल नहीं आएगा। पर आउटपुट नहीं आएगा।
When one more unit of output is sold. Per unit is average concept. Marginal revenue is a change in total revenue when one more unit of a commodity is sold. 4 यूनिट्स बेची आपने 20 रुपए कमाए, 5वीं यूनिट बेची आपने 24 रुपीस कमाए, तो कितने का चेंज आया? 4 रुपीस का। कब आया? जब आपने 4 से 5th यूनिट पे गए, तो 5वीं यूनिट ने आपको, अकेली 5वीं ने आपको 4 रुपए कमाकर दिए हैं। ऑन एन एवरेज तो 24/5 कर देते हैं, तो 4.8, यानी हर एक कमोडिटी ऑन एन एवरेज 4 रुपए 80 पैसे आपको कमाकर दे रही है। वो एवरेज हुआ, लेकिन एक्चुअल में लास्ट यूनिट ने आपको कितना कमा के दिया? दिस इज द चेंज इन टीआर। न्यू माइनस ओल्ड कर दो, वो चेंज आ जाता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ nth कमोडिटी माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1। और एक और फॉर्मूला के सेम फॉर्मूला प्रोडक्शन में भी था, कॉस्ट में भी था। और दिस इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। सो ये हो गए तीनों कंसेप्ट। पुरानी चीजें यूटिलिटी में भी पढ़ लिया था, प्रोडक्शन में भी पढ़ लिया, कॉस्ट में भी पढ़ लिया, रेवेन्यू में भी पढ़ लिया। अब एक ही क्वेश्चन चैप्टर का और है, वो ये है कि इन तीनों वेरिएबल्स का, टीआर, एमआर, एआर का आपस में क्या रिलेशन है अंडर डिफरेंट सिचुएशन। वो डिफरेंट सिचुएशन क्या है? सारा चैप्टर प्राइस पर बेस्ड है बेसिकली। तो मार्केट में आप लोग भी चीज बेचने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, प्राइस को ध्यान में रख के बेचते हो, प्राइस को ध्यान में रख के खरीदते हो। प्राइस अगर फर्म ने फिक्स्ड की हुई है, लाइक इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, आपको लास्ट में भी लेसन में भी कराया था, परफेक्ट कंपटीशन नाम लिया था मैंने। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट फर्म होती है जिसमें जो प्रोड्यूसर होता है वो प्राइस को कांस्टेंट रखता है। याद है मैंने कोक की बोतल का एग्जांपल दिया था। अब हम लोग ये करने वाले हैं कि अगर एक ऐसी मार्केट फर्म हो जिसमें प्राइस कांस्टेंट हो, तो टीआर एमआर एआर का रिलेशन क्या है, और अगर कांस्टेंट ना हो तो टीआर एमआर का रिलेशन क्या। हम एग्जांपल के साथ ही करेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन टीआर एमआर एंड एआर एमआर। Relation between TR and MR or AR and MR, ये क्वेश्चन है। अब सिचुएशन फर्स्ट, पहला है व्हेन प्राइस, और जिसको हमने AR भी बोला था, एवरेज रेवेन्यू प्राइस भी बोलते हैं। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट देन व्हाट विल हैपन। तो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि प्राइस कांस्टेंट कब होती है। एक मार्केट फर्म है हमारे पास, परफेक्ट कंपटीशन, दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, परफेक्ट कंपटीशन। एक ऐसी मार्केट फर्म जिसमें पूरी तरह से कंपटीशन है फर्म्स का। क्यों? क्योंकि ऑल द सेलर्स सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे कोक की बॉटल है वीटा के एक बूथ के पास, एक बंदे के पास, तो सेम बॉटल उस दूसरे वाले ने रखी हुई है। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट दे आर सोल्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब अगर प्रोडक्ट एक है तो प्राइस भी तो एक होनी चाहिए। अगर आपने अभी बताया था मुझे 600 ml की बॉटल अगर 30 रुपीज की है, तो ऑल द सेलर्स विल चार्ज 30 रुपीज फॉर 600 ml बॉटल। तो प्राइस विल बी कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म एक जैसी प्राइस प्रिवेल करती है। रीजन बीइंग, अगर एक सेलर ने 30 की जगह 25 चार्ज करने शुरू कर दिए, आप क्या करेंगे एज अ बायर? ज्यादा सही देंगे, सारे के सारे बायर उसके पास चले जाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो उसने कस्टमर बुला लिए,
लेकिन लॉन्ग रन में 5 रुपए का लॉस कौन बियर करेगा? ठीक है, वो नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, अगर वो 30 की जगह 32 रुपए चार्ज करना शुरू कर दे तो ऑल द बायर्स विल मूव देयर डिमांड फ्रॉम दिस सेलर टू सम अदर सेलर, तो सारे उसको छोड़ के चले जाएंगे। नॉर्मल सिचुएशंस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, अभी तक कितने दुकानदारों के पास कोक की बोतल पड़ी होती, हर एक ग्रोसरी शॉप में होगी, हर एक वीटामिन में भी पड़ी होती नॉर्मली। तो ये जो अंडर दिस सिचुएशन एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड ऑल द सेलर्स आर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट, सो यूनिफॉर्म प्राइस, एक जैसी प्राइस हमेशा रखेंगे। एक बॉटल खरीदो 30 रुपीज दो, 2 खरीदो 60 रुपए दो, 3 खरीदो 90 रुपए दो, प्राइस विल रिमेन कॉन्स्टेंट। दिस इज द सिचुएशन। नाउ आवर क्वेश्चन इज कि अंडर दिस सिचुएशन व्हेन मोर इज सोल्ड एट द सेम प्राइस, then what will be the relation between AR, MR and MR, TR? टेबल से करते हैं। यूनिट्स, प्राइस, TR निकालेंगे, MR भी निकालेंगे और AR भी निकालेंगे। यूनिट्स, अगर 0 बेचोगे तो कमाओगे कितना? 0। तो ये जो टेबल होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, मतलब नहीं होगा, मतलब 0 पे 0 ही होगा। तो 1 सपोज 10 रुपीज है रेट, 2 10 रुपए रेट है, 3 10 रुपए रेट है, 4 10 रुपए। मोर इज सोल्ड एट द सेम प्राइस। TR क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, P मल्टीप्लाइड बाय Q। 10 20 30 and 40. What is MR? This is the change in TR. 0 से 1 लेवल पे आए तो TR में कितने का चेंज आया? 10 का। जब हम 1 से 2 पे आए तो चेंज कितने का आया? 10 का। तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। What is AR? TR upon Q, P सेम चीज है, तो 10 by 1, 20 by 2, 30 by 3, 40 by 4। 10। चलो पहले अपन रिलेशन पढ़ते हैं AR और MR। क्या है? 1:1। रिलेशन क्या है? रेशियो नहीं है। रिलेशन क्या है कि जब प्राइस कांस्टेंट होती है देन AR की वैल्यू MR के इक्वल होती है एंड दे आर कांस्टेंट। When more is sold at the same price, then AR will be equal to MR and they will also constant because price is constant. Price is average revenue. Clear? Now अब बताओ TR और MR का क्या रिलेशन हुआ? MR की वैल्यू क्या है? Constant. तो TR की वैल्यू क्या हो रही है? It is increasing at a constant rate. जो MR का बिहेवियर होगा वो टोटल रेवेन्यू का चेंज की रेट होगी। तो आपका जो TR है, TR increases at the constant rate because MR is constant. Clear है? तो MR is constant and TR increases at constant rate. हो गया रिलेशन? कोई डाउट है यहाँ पे? कंक्लूजन क्या है? अंडर परफेक्ट कंपटीशन when all the sellers charge same price for the same product, in this case when more is sold at the same price, उसके बाद TR increase होगा at the constant rate because MR AR के बराबर है and both are constant. Now diagram. आउटपुट दो वेरिएबल दिखा रहे हैं, सेल ऑफ द यूनिट्स और उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो रेवेन्यू पे पड़ रहा है। रेवेन्यू चाहे हम टोटल दिखाएं, मार्जिनल दिखाएं, और तीनों चीजें आप दिखा सकते हैं। चलिए 0 1 2 3
4 यूनिट्स हैं और टोटल एमपी 40 तक है। 10, 20, 30 एंड 40। पहले हम बनाते हैं एमआर कर्व। एमआर और एआर दोनों सेम ही होंगी। 1 पे इट इज 10, 2 पे 10, 3 पे 10, 4 पे 10। द कर्व इज पैरेलल टू OX एक्सिस और AR कर्व भी सेम है। तो एक कंक्लूजन जो लर्न करना वो ये है, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट AR और MR की वैल्यू बराबर होती है, दोनों कांस्टेंट होते हैं एंड द कर्व्स आर सेम, आइडेंटिकल कर्व्स हैं एंड दे आर पैरेलल टू OX एक्सिस। कंक्लूजन हो गए। नाउ TR कर्व, 0 पे TR विल बी 0, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30 एंड 4 पे 40। स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, क्योंकि अगर वो कन्वेक्स शेप होती, कनकेव होती तो इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट हो जाता है। याद है मैंने बोला था कन्वेक्स का मतलब है डिक्रीजिंग रेट, कनकेव का मतलब है इंक्रीजिंग रेट और स्ट्रेट लाइन का मतलब है कांस्टेंट रेट। लीनियर इक्वेशन क्लियर है सबको? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिलेशन कि जब प्राइस कांस्टेंट है तो AR MR AR TR का क्या रिलेशन होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा। नाउ द सेकंड सिचुएशन इज व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन AR MR एंड TR व्हेन अ प्रोड्यूसर सोल्ड या प्रोड्यूसर सेल्स मोर आउटपुट बाय लोअरिंग द प्राइस। मैंने एक नॉर्मल सी बात पूछी थी कि नॉर्मली अगर डिमांड थ्योरी क्या कहती है कि अगर प्राइस कम होती है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं, तो जो हम खरीद रहे हैं वही तो सेलर बेच रहा है, यानी कि उसको भी पता है कि अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचना है तो आई हैव टू कट डाउन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो मैं ये बात कर रही थी कि अगर हम किसी के पास जाते हैं, उसने अनियन का बोला कितने रुपए किलो, हमने उसे बोला 50 रुपए किलो, तो हमने कहा कि 2 किलो की क्या रेट लगाएगा। दिस इज अ नॉर्मल लाइन जो हम एक लेडीज बोलती है। तो उसने कहा कि ले लो 2 किलो 90 लगा दूंगा, उसे ये बोला। यानी जब मैंने ज़्यादा खरीदा तो पर यूनिट कॉस्ट जो मुझे पड़ गया, उसकी प्राइस जो पड़ी वो मुझे कम हो गई है। अब क्वेश्चन है कि ऐसी सिचुएशन में TR MR और AR का रिलेशन क्या होगा। पहले हम करते हैं कि ये सिचुएशन आती कब है, किस तरह की मार्केट में आती है। परफेक्ट कंपटीशन हमने कर लिया था जिसमें प्राइस कांस्टेंट है, तो इम्परफेक्ट ऐसा होगा जिसमें प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा। तो पहली बार ये सिचुएशन आती है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर 2 तरह की मार्केट है। ये भी आपका सेकंड क्लास लेसन में आना है। वन इज मोनोपोली and second is monopolistic competition. इधर कंपटीशन वर्ड लिखा है ना, इधर नहीं लिखा। मोनोपोली का मतलब है मोनो प्लस पॉली, सिंगल कंट्रोल। जैसे अभी तक रेलवे किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। अभी प्राइवेटाइजेशन होने वाली है, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी दिया नहीं है। ऐसे हमारे पास जो वाटर सप्लाई है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, इलेक्ट्रिसिटी है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये उनका सिंगल कंट्रोल है। इवन जब आप एक सिलेंडर इशू करवा लेते हो ना, गैस सिलेंडर घर पे आता है, सपोज आपने इंडेन का लिया या भारत गैस का लिया या HP का, जब एक आ गया आपके पास, दैट सिलेंडर कैन बी एक्सचेंज्ड विद ओनली HP सिलेंडर, अगर आपके पास HP का है। तो उस टाइम आपके वो जो गैस एजेंसी होगी उसकी मोनोपोली आपके सेल में आ जाती है, प्रोडक्ट पे आ जाती है। मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन व्हेन देयर इज अ सिंगल फर्म, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है, तो वो जो चाहे चार्ज कर सकता है। हम कुछ कर सकते हैं उस केस में, लेकिन वो ये भी कहे कि मैं अपना रेट भी बढ़ा देता हूँ, आई कैन एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स, और वो ये भी कहे कि उससे सेल बढ़ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज के रेट बढ़ा देती है तो एज अ बायर मेरा लॉ ऑफ डिमांड चल पड़ेगा। मैं क्या करूंगी, उस चीज की कंजम्पशन को थोड़ा
जिस दिन घर में बिजली का बिल आता है ना, 2 दिन तक तो घर के मम्मी पापा ना बड़बड़ बोलते रहते हैं कि ध्यान न चलाओ, वो बंद करो, ये करो, मतलब उस तरह से घर में सिचुएशन आ जाती है। खासकर स्पेशली जब गर्मियों में एसी चल जाए ना, तो वो 2-3 महीने तो ना हम बिजली के बिल को देख के थोड़े से हार्ट घड़ी को करते हैं कि यार चलो 2-3 महीने है, उसके बाद ठीक हो जाएगा, ये सिचुएशन आ जाती है। तो जब वो रेट बढ़ता है, जब बिल ज़्यादा आता है, हालांकि उन्होंने रेट नहीं बढ़ाए थे, हमारी कंजम्पशन ज़्यादा थी, बट बिल को देख के ही 1-2 दिन तक तो असर रहता है, तो हम थोड़े रेट को कंजम्पशन को ठीक तरह से करने लगे। भी आज सारे एक ही कमरे में बैठ गए, इसी एक ही चला लो में। अब जैसे इन दिनों में छुट्टियां चल रही थी, तो दोनों कमरों में, बच्चों के कमरे में भी, इधर के कमरों में नॉर्मली नहीं चलता। वर्किंग डेज में तो आधा दिन बाहर ही रहते थे हम लोग, तो कंजम्पशन उतनी ज़्यादा हो जाती है। बट रियल लाइफ में एक सेलर या तो प्राइस को कंट्रोल करेगा या सेल को करेगा, वो दोनों को साइमल्टेनियसली कंट्रोल नहीं कर सकता। वो रेट भी बढ़ा दे और वो कहे कि मेरी सेल भी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो इन दिस मार्केट इफ ही वांट्स टू सेल मोर ऑफ हिज कमोडिटी, he has to cut down the price of a commodity because law of demand inversely चलता है with the price of a commodity। ठीक है, अब आ जाओ monopolistic competition में। दिस इज आवर मोस्ट रियल लाइफ सिचुएशन। मार्केट में गए हम लोग, टूथपेस्ट लेने, साबुन लेने, शैम्पू लेने, कुछ भी बेसिक चीज़ें हमारी लाइफ में जो नेसेसिटीज है, यूज होती है, जो हमेशा हमेशा ये फैक्ट है, क्योंकि मैं भी एक कंज्यूमर ही हूँ, तो हम लोग हमेशा जब कोई एक चीज़ लेते हैं ना, तो उसके सब्स्टिट्यूट को जरूर देखते हैं। कि अगर मैं शैम्पू लेने जा रही हूँ, कि मुझे सपोज एंटी हेयर फॉल शैम्पू लेना है, तो मेरे पास जितनी ऑप्शन सामने आएंगी भी, अगर कौन कौन सी शैम्पूज आते हैं, पैंटीन का, हेड एंड शोल्डर, कोई भी आता, डव आता है, तो मैं सारों को देखने लग जाऊंगी। और तुम्हें पता सारों में क्या देख रही होती हूँ मैं? प्राइस। मेरे को क्या डव में क्या, मेरे तो बाल बचाने, मैंने तो हेयर फॉल नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली जब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, हर एक सेलर का प्रोडक्ट अपना है, हेड एंड शोल्डर का अपना प्रोडक्ट है, पैंटीन का अपना प्रोडक्ट है, डव वाले का अपना प्रोडक्ट है, मोनोपोली है उन सबके अपने अपने प्रोडक्ट पे, कंट्रोल है उनका, लेकिन सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, तो कंपटीशन साथ चल रहा है। जब टीवी चलाते हैं तो एड्स आनी शुरू होती है ना, फटाफट वो एड्स क्या, कोक वाले पेप्सी पर टैग कर रहे होते हैं, पेप्सी वाले कोक पे कर रहे होते हैं, कोलगेट पेप्सोडेंट पे, पेप्सोडेंट कोलगेट पे टैग कर रहा होता है, ऐसे शैम्पूज में, ऐसे हर चीज में, सर्फ वाले एरियल पे टैग कर रहे होते हैं, ये वाले सर्फ पे कर रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो एडवर्टीजमेंट जो कॉस्ट होती है, दैट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, बिकॉज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट के अवेलेबल होने पर एक सेलर को पता है कि अगर मुझे कोलगेट की सेल को बढ़ाना है एज कंपेयर टू पेप्सोडेंट, तो मुझे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, मैंने क्या बोला, एज अ बायर मैं सबसे पहले प्राइस देखती हूँ, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा सोर्स है थोड़ा सा प्राइस को कम कर दो, थोड़ा सा प्राइस कम कर दो, बिकॉज सब्स्टिट्यूट है, तो पेप्सोडेंट वाले भी इधर आ जाएंगे या कोई और लेने वाले वो भी इधर आ जाएंगे। यानी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, इन ऑर्डर टू सेल मोर, सेलर हमेशा प्राइस को कम करता रहता है। तो ये सिचुएशन आ गई कि ज्यादा बेचने के लिए जब फर्म प्राइस को कम करती है, तब AR/MR और MR/TR का क्या रिलेशन होता है। क्लियर है सबको? अब हम चलते हैं इसके रिलेशन क्या होता है। सिचुएशन हो गई हमारी, अब हम रिजल्ट्स देखते हैं। यूनिट्स, प्राइस, TR, MR और AR। यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्योंकि MR को 0 नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, तो मैं ज्यादातर यूनिट में देगी। प्राइस पहले 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 0 कभी नहीं होगी, 0 पे कोई नहीं बेचेगा। PR P मल्टीप्लाई बाय Q, 10, 18, 24, 28, 30, 30 and 28। MR is change in TR, 0 से 10 पे करें तो 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4 करें, फिर 2, फिर 0 and -2।
AR is same as price, that here 10 by 1, 18 by 2, तो ये आ गया ये चीज, ये टेबल बन गया सिचुएशन के हिसाब से। अब रिलेशन देखो क्या है, पहले मैं MR और AR का रिलेशन करती हूँ। क्या है MR और AR की वैल्यूज क्या कह रही है, क्या वो सेम है? नो नो, पहली चीज Both are decreasing. AR is not equal to MR। दूसरी चीज आप क्या बोले वर्ष में, Both are decreasing. दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। वैसे सिचुएशन यही थी कि व्हेन मोर इज सोल्ड एट लो प्राइस, यही था। तो AR भी फॉल कर रहा है और MR भी फॉल कर रहा है। एंड द रेट ऑफ फॉल ऑफ MR इज डबल द रेट ऑफ फॉल ऑफ AR। डबल नहीं बट मोर लिखना है, क्योंकि वो तो टेबल हमारा कुछ ऐसा आ गया। जब AR फॉल करता है तो MR भी फॉल करता है, और मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में बताया था हर चीज मार्जिनल में ज्यादा होती है, तो फॉल भी ज्यादा, राइज भी ज्यादा। तो फॉल ज्यादा तो MR इज लेस देन AR। आप देख सकते हैं ये 9 है तो MR 8 है, ये 8 है तो MR 6 है, ठीक है, बिकॉज मार्जिनल इज रिलेटेड विद द चेंज बाय 1 यूनिट एंड AR टोटल को लेके चलता है। क्लियर हो गया, ये हो गया। अब दोनों की वैल्यूज अगर अलग है तो दोनों की कर्व्स भी सेपरेट बनेंगी, कर्व्स हम इकट्ठी बनाएंगे। अब आ जाओ TR और MR का रिलेशन। MR फॉल कर रहा है तो TR की क्या वैल्यूज हो रही है? If MR falls, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। if MR is decreasing तो TR will increase at the decreasing rate। मैंने कितनी बार बोला है, मार्जिनल की वैल्यूज टोटल की रेट होती है। अगर मार्जिनल कांस्टेंट है तो TR increases at constant rate, अगर MR बढ़ रहा होता तो TR increases at increasing rate, but in this situation MR is falling so TR increases at the falling rate। और एक और चीज, जब मार्जिनल 0 होता है तो TR Constant है. कांस्टेंट और मैक्सिमम यूटिलिटी कंसेप्ट में पढ़ा था। जब मार्जिनल 0 यानी इस यूनिट ने आपको कुछ कमा के नहीं दिया तो यानी टोटल रेवेन्यू रुक गया, इज कांस्टेंट एंड दैट विल बी द मैक्सिमम लेवल, क्योंकि उसके बाद मार्जिनल नेगेटिव हो गया तो TR फॉल कर गया, And also decreasing. ठीक है। और एक और AR MR का रिलेशन आता है कि AR जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। एवरेज की कभी भी वैल्यू नेगेटिव और जीरो नहीं होती, क्योंकि ना तो कोई सेलर फ्री में तुम्हें चीज दे रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने आया है, और ना ही कभी उसने ये कहा कि चीज भी ले जाओ पैसे भी ले जाओ, यानी कभी भी प्राइस नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। बट मार्जिनल सिर्फ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब डायग्राम बनाते हैं और एक और चीज थी आपसे, MR अगर फॉल कर रहा है तो TR इंक्रीजेस एट फॉलिंग रेट। अब रेखा डायग्राम इधर आउटपुट units of a commodity, इधर revenue, total margin and average। 1 2 3 4 5 6 7 maximum is 30, 5 10 15 20 25 and 30। चलिए पहले बनाते हैं AR MR कर्व। 1 पे MR is 10, 2 पे MR is 8, 3 पे it is 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 and -2। This is MR कर्व। इसके बाद एवरेज रेवेन्यू 1 पे 10, 2 पे it is 9, 3 पे 8, 4 पे 7, फिर 6 और 5 और ये 6।
It will never touch axis. और marginal curve is always on the left of average. हमेशा fall है तो ज़्यादा, rise है तो ज़्यादा. अब हमारा बनता है TR कर्व. 0 पे TR पे 0, 1 पे 10, 2 पे 18, 3 पे 24, फिर 28, फिर 30, फिर 30 और फिर 28. convex shape. Convex shape, falling rate. It's the shape of TR. But this is all about the chapter. अब ध्यान से सुनने वाली बातें. Just a conclusion. Just a conclusion of the chapter. ठीक है? Definitions हो गई हमारी. Revenue sales जैसे total P into Q, average per unit TR upon Q, that is price, marginal change in TR. फिर रिलेशन पढ़ने लगे तो रिलेशन को कंक्लूड कर रही हूँ. When price is constant, average revenue will be equal to marginal revenue, and that will be constant or parallel to OX axis. Curves जो भी parallel होगी. और जो TR है that will increase at the constant rate. And second situation, when average revenue is not constant or rather it is falling, in that case average और marginal की value same नहीं होती है. Both are separate and they are separated curve. दोनों downward है क्योंकि दोनों fall कर रही हैं. मार्जिनल उससे ज़्यादा फॉल करती है तो मार्जिनल की वैल्यू एवरेज से कम होती है. टीआर इंक्रीजेज एट द फॉलिंग रेट. अब एक क्वेश्चन आता है कि मोनोपोली में भी सेम चीज़ है, मोनोपोलिस्टिक में भी सेम चीज़ है. दोनों में प्राइस विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, दोनों में फॉल होता है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट. मोनोपोली में क्या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? सिंगल सेलर है. मोनोपोली सिंगल कंट्रोल है. अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज के रेट बढ़ाए हैं तो आपने सिर्फ कंजम्पशन कम की है, आप किसी और के पास नहीं जा पाए. लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जहां पे सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, आपने एक ने रेट बढ़ाया तो दूसरे के पास चले गए. आपने कंजम्पशन नहीं कम की, अब दूसरे के पास चले जाते हैं. दोनों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर याद है? Availability of substitutes. Yes. If the substitutes are available, demand में change होने के chances ज़्यादा है. और जहाँ substitute available नहीं है तो less elasticity पाई जाती है. मोनोपोली के केस में आपकी जो revenue curves हैं, मोनोपोली में तो आपकी जो curves होंगी वो steeper होंगी. ये AR है तो left hand side पे MR है. और अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहां पे कंपटीटर्स आर अवेलेबल, सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, डिमांड में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, द कर्व विल बी मोर फ्लैटर. डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी लेकिन फ्लैटर से होगी. डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि ज्यादा बेचने के लिए रेट तो कम करना ही पड़ता है. क्लियर है ये? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी आ चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो अंडर मोनोपोली पहले दोनों केस का इकट्ठा बताओ. दोनों सिचुएशन में द AR डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, दोनों फॉलिंग होती है, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, सेपरेटेड कर्व्स होती है. ये तो कॉमन फीचर्स हो गए. बट द डिफरेंस इज रिगार्डिंग देयर इलास्टिसिटी. Under monopoly, because there is a single seller, no substitute is available. In that case, your curves will be less elastic. They will be steeper. Y के पास. और under monopolistic competition, because substitutes are available, आपके पास option है, demand can be changed to any level, so there will be more elasticity. तो curve जो होगी वो थोड़ी flatter होगी. Clear है? This is all about the revenue.